आमंत्रित करते महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमीचे पूर्वाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दामोदर खडसेजी. एक आणखीन रसिक अनुभव थोड्याच वेळात आपल्यासाठी, थोड्या वेळासाठी. माननीय श्री विश्वास पाटिल जी, आज विशेष रूप से हम कविता के कार्यक्रम के विमोचन के लिए आए हैं और मुझे लगता है कि कविता सचमुच यदि किसी ने जी है और वे हैं शंकर बाबा पाडड़कर जी, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उनका नाम लहाने है, लहाने जी। और अभी राजनीतिज्ञों के बीच 10 वर्ष तक बैठने के बाद भी जो लोक नीति की बात करते हैं वे महात्मे जी। अभी जिन्होंने हिंदी, उर्दू, मराठी की गज़लों की बात कही और बहुत सारे संस्मरण भी सुनाए, और इतने बड़े पदों पर रहने के बाद भी हंसने और हंसाने का मादा रखते हैं, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। डॉक्टर दिलीप पांढरपट्टे जी, आज जिनके कविता संग्रह के विमोचन के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं और उनकी कविता पर बात होनी चाहिए। इतनी अच्छी कविताएं हमने देखी भी और सुनी भी, और उनको भी सुनेंगे बाद में। वे डॉक्टर अतुल पाटने जी, उनके मातोश्री जी, जिनके स्नेह और प्रेरणा से उन्होंने न सिर्फ जीवन में कामयाबी हासिल की बल्कि एक कवि के रूप में भी हैं, और श्रीमती पाटनेकर जी, सभी साहित्य प्रेमी मित्रों। मैं ये जब कविता संग्रह पढ़ रहा था तब मुझे बहुत अलग अलग बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी, अभी हम देख रहे हैं कि सभी प्रशासक यहाँ पर बैठे हुए हैं। शासन प्रशासकों के माध्यम से होता है, और अभी बड़े अच्छे ढंग से एक गज़लकार ने भी अपनी बात कही, और वो आजी गज़लकार हैं, माजी नहीं। भले माजी प्रशासक रहे होंगे। मुझे कई बार ऐसा कुतूहल होता है कि बड़े पदों पर पहुंचने के बावजूद लोग किस प्रकार कविता के सानिध्य में रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जो व्यक्ति दूसरों की वेदना को समझ सकता है उसके भीतर एक विशेष प्रकार की संवेदना होती है, और वही संवेदना उसको कविता लिखवाती है। और इन्होंने जितनी कविताएं लिखी हैं वो मैंने सारी पढ़ी हैं। मैं कुछ कविताओं का यहाँ पर जिक्र भी करूँगा, लेकिन मूल रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आज जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो एक इतिहासकार हैं। इतिहास में सारी चीज़ें हैं, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे शिवाजी हों, चाहे और कोई बड़े हमारे इतिहास के पुरुष हों, लेकिन कोई साहित्यकार यदि किसी ऐसे बड़े नायक को अपने साहित्य के माध्यम से हमारे समाज में बोता है, पहुंचाता है, तो वो बहुत दूर तक जाता है। केवल इतिहास नहीं होता, वो आज हमारे समय की अपनी बात भी होती है। उसी प्रकार यदि कोई कवि कोई कविता लिखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे आज का इतिहास लिख रहा है। आज का इतिहास यदि बयान कर रहा है कि यदि कल उनकी थी दिवाली और आने वाले कल में यदि हमारी दिवाली होगी, उसका बड़ा अच्छा ब्यौरा इन्होंने डॉक्टर अतुल पाटने जी ने अपनी कविताओं में दिया है। मैं कुछ कविताओं का यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा, और मुझे अब मैं बड़े असमंजस में हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें उनकी कविता में आ चुकी हैं और वही मैं उसका उल्लेख करने वाला था। ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है कि छोटे छोटे प्रतीकों के माध्यम से, अभी शिल्प की बात उन्होंने कही, मैं यहाँ पर शैली की बात करूँगा। शिल्प में उन्होंने बिल्कुल सही कहा
कि अनावश्यक पत्थर को जो काट कर निकाला जाता है, जो बचता है वो शिल्प है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, जिन शब्दों के माध्यम से, छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से उन्होंने बड़ी बड़ी बात कहने की कोशिश की है। और उन्होंने कहा है कि दिवाली पर बच्चे उनके मिट्टी के छोटे छोटे किले बनाते। अब यह किला शब्द भी अभी बताया गया कि वो पर्शियन का है। बहुत सारे शब्द हैं मराठी में, लगभग यदि आप बहुत गहराई से जाएंगे तो भाषा शास्त्री ये कहते हैं कि लगभग 34-35% शब्द उर्दू और फारसी से आए हैं। मराठी में बहुत सारे शब्द हैं, जैसे गरीब, यह शब्द मराठी का है ही नहीं। मराठी का शब्द है अकिंचन, जो संस्कृत से आया है। कुलुप, ये कुफल से बना हुआ शब्द है। हम जिस देश में और जिन कालखंडों में रहे, उसमें ताले लगाने की जरूरत नहीं थी, और इसलिए ये कुफल शब्द जो है वो हमारे देश में आया और कुलुप के रूप में हमने उसका रूपांतर किया। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो शब्दों की बड़ी अच्छी बात उन्होंने छेड़ी। अब मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि हम मिट्टी के घरों में अपने छोटी सी हैं दिवाली मनाते। वो देखिए खिलौनों की बात वो कर रहे हैं, और खिलौनों की बात करते करते वो किस प्रकार उन गरीबों के जीवन को व्यक्त करने की कोशिश, ये जो सबसे बड़ी सामाजिकता है। और वही सही कहा गया कि जो हम भोगते हैं, जो हम महसूस करते हैं, वो यदि हमारे तक ही सीमित न रहकर समाज की बात हम करते हैं, तो निश्चित रूप से वो एक स्थायी रचना के रूप में सबके सामने उपस्थित होती है। और एक दो कविताओं के बारे में बात करना चाहूँगा। हमारे हिंदी में जो सबसे बड़ा गज़लकार हुआ वो है दुष्यंत कुमार। और उस दुष्यंत कुमार ने बड़ी सहज दो पंक्तियाँ कही थी, जो मैं ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। तो इन्होंने जिस प्रकार की बात कही, हम जिस प्रकार का दैनिक जीवन जीते हैं, ऐसी ही सारी बातों को उन्होंने कहा है। और देखिए, मुझे ये पंक्ति, और मुझे लगता है संघर्ष करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी ये कविता उन्होंने जी होगी, जिसको इन्होंने शब्द दिया है। वो कविता है, कॉलेज की गई ट्रिप और जा न सका मैं, कॉलेज की गई ट्रिप और जा न मैं सका, गरीबी में बीमारी का बहाना था दोस्तों। और इसी में बाकी चीज़ें छोड़कर मैं दूसरी लाइन कहना चाहूँगा कि कॉलेज की गई ट्रिप और जा न मैं सका, गरीबी में बीमारी का बहाना था दोस्तों, उपवास का तो बस बहाना था, खाने वाले ज़्यादा और रोटियां कम थी दोस्तों। तो ये जो एहसास है, ये एहसास जीने के बाद ही व्यक्त होने की अनुमति चाहता है। ऐसी बहुत सारी कविताएं मैंने देखी, और एक कविता मुझे याद आता है, याद आ रही है बात। इन्होंने अपनी माँ के हाथों से ये विमोचन करवाया, और आज कई बार अक्सर इस प्रकार के जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों को बुनने के लिए समाज को चिंतित होना पड़ता है। लेकिन यदि विमोचन उनके हाथ से हुआ, और वो यदि कहते हैं, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, ये उन्हीं की कविता है जिसका उल्लेख करना बहुत आवश्यक है। और यहाँ पर माता जी भी बैठी हैं। मैं हर जगह कभी भी सीना तान लेता हूँ, मैं हर जगह कभी भी सीना तान चल लेता हूँ, क्योंकि अभी भी माँ के सामने मैं झुक लेता हूँ। तो जो माँ के सामने झुकता है, वो किसी के सामने भी सीना तान कर चल सकता है। ये कितनी बड़ी बात उन्होंने केवल दो पंक्तियों में कहने की कोशिश की है। आज मेरे पूर्व वक्ता ने बहुत अच्छे ढंग से अपनी कविता और राजनीतिज्ञ की बात कही। इन्होंने राजनीति को बिल्कुल नहीं छुआ,
लेकिन कई जगहों पर संकेतों के माध्यम से उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी है। उसमें से एक कविता मुझे लगती है नुक्कड़। नुक्कड़ में कहते हैं, देश भले बसता हो गांव और शहरों में, यह बात गांठ बांध लो, गांठें उसकी नुक्कड़ हैं। बंधी रहें तो मंगल है, और खुल जाए तो दंगल है। तो ये जो नुक्कड़ जगह जगह हम देखते हैं कि अभी चुनाव हुए हैं और तमाम तरह के लोग नुक्कड़ों पर अपनी बात, अपना विचार, अपने एहसास, अपनी मन की बात, माने लोगों के मन की बात कह रहा हूँ, आप उसको अन्यथा मत लीजिएगा, वो आपस में नुक्कड़ में ही करते हैं। और यदि नुक्कड़ में मंगल है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि खुल गई गांठ तो दंगल भी हो सकती है। इस प्रकार बहुत सारी धारणाएं, योजनाएं, कोशिशें उनकी कविताओं में है। एक कविता है उनकी, बड़ी मुश्किल से भूलने का मैं हुनर सीख पाया हूँ, तभी तो ज़िंदगी में लड़ने का हौसला जुटा पाया हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें जीवन में भूलनी पड़ती है हमको, बहुत सारे लोगों को माफ़ भी करना पड़ता है, तब जाकर लड़ने का हौसला हम पाते हैं। ऐसी बहुत सारी कविताएं बहुत अच्छा लगता है। और किसानों के बारे में भी उन्होंने लिखा है। इसको यदि मैं समेटने की कोशिश करूं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने जीवन को बहुत गहराई और करीब से देखा है, और जो देखा है उसी को लिखा है। आम तौर पर ये कहा जाता है कि कवि केवल काल्पनिक बातें करता है, लेकिन ये कवि काल्पनिक बातें नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो देखा, जो दिखा उनको, वो सारा का सारा उन्होंने शब्दबद्ध किया है। एक किसान पर जो कविता उनकी है वो भी बड़ी मार्मिक कविता है। वो कहते हैं, सिर पर है कर्जे का भार, ऊपर से अकाल की मार, झूल रहे हैं किसान फंदे पर, तरस खाओ विधवा बच्चों पर, पूछो तो उनकी इतनी सी चाह, बस एक पुतला कम बनाओ। अब जो पुतलों की राजनीति है, इतने सारे खर्च हम पुतलों पर करते हैं, वो यदि हम इस प्रकार का व्यक्ति पूजा से हटकर यदि हम समाज की ओर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से हो सकता है। और अंत में जो उनकी एक कविता मुझे बहुत अच्छी लगी, उसमें से और उसका 2 पंक्तियां मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा। देखें कि देश के राष्ट्रीय त्यौहार अब अकेला ही मना लेता हूँ, देश के राष्ट्रीय त्यौहार अब अकेला ही मना लेता हूँ, देश के संविधान को दिल से लगा लेता हूँ। तो ये जो संविधान की बड़ी चर्चा हुई, तो उसमें वो दिल से लगाने वाली बात में मैं ये समझा कि उसमें आज़ादी छिपी हुई है, उनकी व्यक्तिगत और सामाजिक। उनकी बात में एक प्रकार की बंधुता है, उनके अंदर के स्वर में एक समता है, और ये संविधान की जितनी बातें हैं वो दिल से लगाकर अपना कारवां आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा। और एक मराठी भाषी हिंदी में इतना अच्छा लिख सकते हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर ये बात यदि जाती है तो अपने आप में विशेष उल्लेखनीय है। मराठी व्यक्ति को हिंदी बहुत अच्छी आती है, और जितनी अच्छी आती है उससे ज़्यादा अच्छी वो जताते भी हैं। और कई बार ऐसा है कि एक फोर्स होता है बोलने का। एक छोटा सा उदाहरण, क्योंकि अभी उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही, एक अंत में बात थोड़ी सी गंभीर हो गई है तो मैं उसको हल्का करने की कोशिश करूँगा। एक मराठी दंपति जो है वो लखनऊ जाता है। लखनऊ जिनके यहाँ वो रुकता है और दूसरे दिन जल्दी जाना चाहता है, पर आप लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में जो आवभगत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और मेहमानों को वो बहुत तवज्जो देते हैं। तो जब वो जाने लगते हैं तो उन्होंने कहा कि आज के दिन रुक जाइए, हमारे यहाँ कल एक शादी है, आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में और उत्तर भारत में शादी किस प्रकार होती है। तो वो रुक गए, क्योंकि शादी देखना एक बड़ी आनंद की बात होती है, आगे जो भी तो होगा, लेकिन देखने की बात बड़ी आनंदित होती है। तो जब वो रुके तो उन्होंने देखा कि ये
बारात आ रही है और द्वाराचार हो रहा है और तमाम तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, और सुबह जो है प्रभात में वो जो फेरे होते हैं साथ, वो एकदम सुबह सुबह हो रहे हैं। तो ये मराठी व्यक्ति बोला, जिनके घर रुका था उनको, कि भाई हमारे महाराष्ट्र में शादी बहुत सरल है, आपके यहाँ बहुत तकलीफ दे है, बहुत सरल है। तो बोले क्या है बहुत सरल? कुछ नहीं, 5 बार सावधान कहा कि दूल्हा दुल्हन को छोड़कर सब सावधान हो जाते हैं। तो बोले और कोई कार्यक्रम नहीं होते? दूर दूर से लोग आते होंगे, मेहमान आते होंगे, मित्र आते होंगे। तो बोले वो आते हैं और दूल्हा दुल्हन एक कमरे में जाते हैं, बाकी सब खाना वाना खाते हैं, और एक छोटी सी रस्म होती है। बोले वो क्या होती है? बोले दुल्हन जो है दूल्हे को घास खिलाती है। तो वहाँ के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कार्यक्रम पहले दिन क्यों? सारी उम्र पड़ी है घास खिलाने के लिए, पर ये पहले शादी के दिन क्यों हो रहा है? तब तक इनको समझ में आ गया कि कुछ विसंगति हो गई है। उन्होंने कहा वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये माने उनको कहना था निवाला या कौर, तो उसकी जगह वो घास का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन मैं बड़े गर्व और अभिमान के साथ कह सकता हूँ कि इनकी कविताओं में कहीं भी मराठीपन नहीं झलकता। ये सबसे बड़ी खूबी इनकी कविताओं की है। और ठेठ हिंदी के मुहावरे में, हिंदी की कहावतों में और हिंदी के शब्दों में इन्होंने अपनी सारी भावनाएं शब्दबद्ध की हैं। मैं फिर एक बार आप सब की ओर से उन्हें बधाइयाँ देता हूँ, और वो अपनी यात्रा निरंतर आगे बढ़ाते रहें और हिंदी जगत में अपना झंडा फहराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।